पहली मुलाकात। मैं बरसों बाद अन्नी के घर गई। उसकी भाभी आभा मुझे अपने कमरे में ले गई। थोड़ी बहुत बातों के बाद जब वह चाय बनाने गई तो मैं टेबल पर पड़ी डायरी उठाकर अलटने पलटने लगी। वह अन्नी के भाई अजय विश्वास की डायरी थी। जो पन्ना खुला उसे देखकर पढ़े बगैर रह नहीं सकी। वह कुछ यूं था। मेरी प्यारी बहन अन्नी, आज तुझे हमसे बिछड़े हुए पूरे 28 बरस हो गए। अगर तू अब होती तो देख पाती कि देह के रंग के कोई विशेष मायने नहीं होते। तेरे जाने के बरस भर बाद जब मेधा जन्मी तो मुझे लगा जैसे तू ही घर लौट आई। उसमें मैंने हमेशा तुझे देखा, मैंने उसे नहीं। जैसे तुझे पाला। तेरे अंतहीन अपराजय अवसाद को निर्मूल कर देने की धुन में उसे पूरी तरह आत्मनिर्भर और सक्षम बना दिया। तेरी इस भतीजी ने आईआईटी रुड़की बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप किया। डिफेंस कॉलेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से एमटेक में भी टॉप ही करने के बाद उसे भारत की जटिलतम मिसाइल निर्माण के लिए वैज्ञानिकों की टीम का प्रमुख चुना गया। सफल होने के रास्ते तो और भी हो सकते थे अन्नी, पर मैंने उसे वहीं भेजा क्योंकि वैज्ञानिक परीक्षण वैज्ञानिक की देह का रंग देखकर सफल या असफल नहीं होते। अब उसका जीवन उसके रंग रूप से तो प्रभावित होने नहीं जा रहा। अन्नी, पता है तेरी इस काली स्याह भतीजी मेधा के सामने एक से एक गोरी लड़कियों के सौंदर्य फीके पड़ गए। सहपाठी लड़कों के पुरुषत्व के घमंड में प्रधान बनने के सारे अभिमान उसके व्यक्तित्व से टकरा कर चूर चूर हो गए। काश तू भी अभी जन्मती अन्नी, तब जबकि मैं इतना बड़ा था। तब तुझे यूं हिम्मत हारनी नहीं पड़ती मेरी प्यारी बहन। फोन की घंटी बज रही थी और संजू की गिरावट बढ़ रही थी। सभी के जाने के बाद करीब 10:30 बजे फिर फोन बजाते हुए बताहाशा दौड़ते हुए मांगे रिसीवर। उरद से प्रेम की आवाज आई, क्या हुआ? इतना आधा क्यों हो रहा है? सांस लेते हुए बोली, क्या लेन देन पर आप फोन कर रहे हो? कोई ना इस कमरे में बैठा है। संडे को फोन क्यों किया? तुमको पता है सबके सामने फोन पर बात नहीं हो सकती। प्यार ने कहा कि क्या बात? बहुत याद आ रही है कि तुम्हारी आवाज सुन लेता हूँ। बहुत हो गया संजू, हम 2 साल से सिर्फ फोन पर बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ पात्र देखना चाहता हूँ। किसी भी तरह तुम बनारस आ जाओ। संजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कहा मेरा भी तो मन है, कोशिश करती हूँ। संजू ने अपने मन की व्यथा अपनी सहेली शालू को बताया। बीएड के फॉर्म में बनारस को सेंटर देने वाले संजू फूले नहीं समा रहे थे। वह दिन भी आया जब संजू बनारस आया। छोटे और मध्यवर्गीय शहर वाले संजू को अब सामाजिक लोग लाज का डर सताने लगे। तभी शालू के चेहरे पर धराशायी हो गया। वह बोली, चलो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर वही गंगा घाट पर भी मिलेंगे। लंबी लाइन में चलने के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया, फिर दशाश्वमेध घाट पहुंचे। शालू ने कहा, मेरा काम खत्म, मैं यहाँ बैठी हूँ कि तुम लोग नाव से गंगा उस पार घूमते के लिए। संजू प्रेम के हाथों का सहयोग लेकर नाव पर बैठी थी और सोचने लगी, यह कोई सपना तो नहीं। एक दूसरे को देखते ही देखते वह दोनों उस पार पहुंच गए। प्रकृति का इतना सुंदर स्वरूप देखकर संजू बच्चों की तरह लुढ़कने लगी। पीले पीले सरसों के फूलों के खेतों में लहलहा रहे थे। पीले फूलों की महक पूरे वातावरण में फैल गई थी। अत्यंत ही सुखद दृश्य था। वो दोनों उस माहौल में अभिनय कर रहे थे। तभी नाविक की आवाज आई और दोनों अपने रेत से स्वस्थ जूते में वापस आ गए। नाव से उतरकर घाट पर टहनी पर बैठे थे, तभी शंख की आवाज सुनाई दी। प्रेम ने कहा, लगता है गंगा आरती होने वाला, मैं फूल और दीपक लेकर आता हूँ। प्रेम जलता लेकर दीपक कुछ फूल आया और संजू के हाथ में रख दिया।
उस समय चारों ओर शंखनाद हो रहा था, मंदिर की घंटियां बज रही थीं, मंत्रोच्चार हो रहा था और प्रेम का हाथ संजू के हाथों में था। तभी रोशनी रोशनी बारिश होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं ईश्वर उन दोनों के प्रेम को अपनी स्वीकृति दे रहे थे। ये पहली मुलाकात आज 15 साल बाद भी संजू को याद आती है और उसके चेहरे पर खतरनाक बच्चा जाता है।